दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका दिमाग जो इस वक्त इन शब्दों को सुन रहा है, वो हर पल, हर सेकंड बदल रहा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हां, यही वो सच्चाई है जिसने पिछले कुछ दशकों में साइंस की दुनिया को पूरी तरह हिला कर रख दिया है। और इस सच्चाई का नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। सदियों से हम सब यही मानते आए थे कि इंसान का ब्रेन एक मशीन की तरह है। एक बार बन गया तो बन गया। जो सर्किट्स बचपन में बन जाते हैं वो जिंदगी भर वैसे ही रहते हैं, और जो डैमेज हो जाए उसे ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन डॉक्टर नॉर्मन डॉयड्स ने अपनी किताब द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ में इस पुरानी सोच को जड़ से उखाड़ फेंका और दुनिया को एक नई उम्मीद दी। ये किताब सिर्फ एक साइंटिफिक टेक्स्ट नहीं है, ये उन लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया, जिन्होंने अपने टूटे हुए दिमाग को फिर से जोड़ा। ये उस मां की कहानी है जिसकी बच्ची के ब्रेन का आधा हिस्सा काम नहीं करता था, फिर भी उसने जिंदगी जीना सीखा। ये उस इंसान की कहानी है जिसे डॉक्टर्स ने कह दिया था कि वो कभी ठीक नहीं होगा, मगर उसने खुद को न सिर्फ ठीक किया बल्कि पहले से बेहतर बना लिया। ये किताब आपको बताती है कि आपका ब्रेन एक लिविंग, ब्रीथिंग, एवर चेंजिंग ऑर्गन है जो हर नए एक्सपीरियंस के साथ खुद को रीशेप करता है। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपके ब्रेन में नए कनेक्शंस बनते हैं। जब आप कोई आदत छोड़ते हैं तो पुराने पाथवेज कमजोर पड़ जाते हैं। नॉर्मन डॉयड्स ने साइंटिस्ट्स, डॉक्टर्स और पेशेंट्स से मिलकर ऐसी कहानियां इकट्ठी की जो आपकी जिंदगी के बारे में आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देंगी। तो दोस्तों, आज हम इस सफर पर चलते हैं, उस दिमाग की दुनिया में जो बदलता है, जो सीखता है और जो कभी हार नहीं मानता। बहुत साल पहले जब न्यूरोसाइंस अपनी शुरुआती अवस्था में थी, तब साइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स के बीच एक बहुत पक्का विश्वास था कि ब्रेन एक फिक्स्ड ऑर्गन है, जैसे कि पत्थर में खुदी हुई लकीर जो बदल नहीं सकती। यह सोच इतनी गहरी थी कि जब कोई मरीज स्ट्रोक से या किसी एक्सीडेंट से अपना ब्रेन डैमेज करवाता था तो डॉक्टर्स बस इतना ही कह सकते थे, जो हो गया, अब इससे बेहतर नहीं होगा। सांतियागो रामोन या काजाल, जो कि न्यूरोसाइंस के पिता माने जाते हैं, उन्होंने भी यही डिक्लेयर किया था कि अडल्ट ब्रेन की नर्व सेल्स, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं, एक बार बन जाने के बाद न तो बढ़ती है, न नई बनती है और न ही ज्यादा कनेक्शंस बनाती हैं। यह विचार इतना डोमिनेंट था कि इसे चैलेंज करना किसी साइंटिस्ट के करियर के लिए खतरनाक माना जाता था। जो भी इससे असहमत होता उसे साइंटिफिक कम्युनिटी में सीरियसली नहीं लिया जाता था। एक बहुत पुरानी कहावत थी मेडिकल स्कूल्स में, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर एंड न्यूरॉन्स दैट लूज देयर यूज लूज देयर। लेकिन इसका मतलब भी लिमिटेड था, कनेक्शन, लेकिन इसका मतलब भी लिमिटेड माना जाता था। इस पुरानी सोच के अनुसार रिहेबिलिटेशन का मतलब था बस उस डैमेज को एक्सेप्ट करना और बची हुई एबिलिटीज के साथ जीना सीखना, न कि खोई हुई एबिलिटीज को वापस पाना। जब किसी बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी होती थी तो माता पिता को कह दिया जाता था कि यही उनके बच्चे की लिमिटेशन है, इसे चेंज करना मुमकिन नहीं। लेकिन नेचर ने कुछ ऐसे हिंट्स छोड़ रखे थे जो इस पुरानी थ्योरी को धीरे धीरे तोड़ रहे थे। जैसे कि ब्लाइंड लोगों का ब्रेन उनकी टच और हियरिंग को एक्स्ट्रॉर्डिनरी तरीके से डेवलप कर देता है। ये हिंट्स देख रहे थे कुछ ब्रेव साइंटिस्ट्स, जिन्होंने पुरानी धारणाओं को चैलेंज करने की हिम्मत जुटाई, और इस तरह शुरू हुई वो रेवोल्यूशनरी जर्नी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी की खोज की तरफ ले गई। और जब यह सच्चाई सामने आई तो पूरी मेडिकल दुनिया को यह स्वीकार करना पड़ा कि हम इतने सालों से गलत थे। ब्रेन बदल सकता है और यह बदलाव बेहद शक्तिशाली है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, यह शब्द सुनने में भले ही टेक्निकल लगे, लेकिन इसका मतलब बेहद सरल और बेहद खूबसूरत है। न्यूरो का मतलब है न्यूरॉन्स, यानी ब्रेन की नर्व सेल्स, और प्लास्टिसिटी का मतलब है लचीलापन, यानी बदलने की क्षमता, ढलने की क्षमता। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है आपका ब्रेन हर एक्सपीरियंस, हर थॉट, हर इमोशन और हर नई स्किल के साथ फिजिकली खुद को बदलता रहता है। सोचिए, एक नरम मिट्टी को जब आप उस पर कुछ लिखते हैं तो वो निशान बन जाता है। जब कोई रास्ता बार बार यूज होता है तो वो गहरा हो जाता है, और जब आप कोई नई आदत बनाते हैं तो ब्रेन में एक नया पाथवे तैयार होता है।
ये प्रोसेस सिर्फ बचपन में ही नहीं होती, ये पूरी जिंदगी चलती रहती है। हालांकि बचपन में यह ज्यादा तेज और आसान होती है। ब्रेन में दो तरह के बदलाव होते हैं। फंक्शनल प्लास्टिसिटी, जिसमें ब्रेन किसी एक हिस्से की जगह दूसरे हिस्से को वो काम सौंप देता है, और स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी, जिसमें ब्रेन की फिजिकल स्ट्रक्चर यानी कनेक्शंस और न्यूरॉन्स का घनत्व एक्चुअली बदल जाता है। हर बार जब आप कुछ प्रैक्टिस करते हैं, चाहे गिटार बजाना हो, चेस खेलना हो या किसी लैंग्वेज को सीखना हो, आपके ब्रेन के उस हिस्से में न्यूरॉन्स के बीच का कनेक्शन मजबूत होता जाता है। यही वजह है कि जो लोग किसी स्किल को हजारों घंटे प्रैक्टिस करते हैं, उनका ब्रेन उस स्किल के लिए लिटरली ज्यादा स्पेस एलोकेट कर देता है। यह बात तब और भी पावरफुल हो जाती है जब हम जानते हैं कि नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी ब्रेन को उसी तरह रीशेप करते हैं। ट्रॉमा, फियर और क्रॉनिक स्ट्रेस भी ब्रेन में परमानेंट चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ब्रेन को बुरी दिशा में बदल सकते हैं, तो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, फोकस्ड प्रैक्टिस और कॉन्शियस एफर्ट से हम ब्रेन को अच्छी दिशा में बदल सकते हैं। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी का असली मैसेज है। शेरिल शिल्ड्स की कहानी सुनिए, एक ऐसी महिला जिसकी दुनिया सचमुच उलट पुलट हो गई थी, और वो भी लिटरली। एक एंटीबायोटिक मेडिकेशन के साइड इफेक्ट की वजह से शेरिल का वेस्टिबुलर सिस्टम, जो हमारे बैलेंस को कंट्रोल करता है, लगभग पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया था। इसका मतलब था कि उनके लिए खड़े रहना, चलना, यहां तक कि बैठना भी एक नाइटमेयर बन गया था। उन्हें हर वक्त ऐसा लगता था जैसे वो गिर रही हो, जैसे पूरी दुनिया हिल रही हो। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि इसका कोई इलाज नहीं। वेस्टिबुलर सिस्टम एक बार डैमेज हो गया तो ठीक नहीं होता। लेकिन शेरिल की मुलाकात हुई डॉक्टर पॉल बाचायरिटा से, जो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी साइंटिस्ट थे, जो ये मानते थे कि ब्रेन को किसी और सेंस के जरिए रिट्रेन किया जा सकता है। उन्होंने एक हेलमेट लाइक डिवाइस बनाया जो शेरिल की टंग पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजता था, जो उनके टिल्टिंग को डिटेक्ट करके बैलेंस की इंफॉर्मेशन उनके ब्रेन तक पहुंचाता था, जहां नॉर्मली इनर ईयर से यह इंफॉर्मेशन जाती थी। पहली बार जब शेरिल ने यह डिवाइस पहना और वो स्टेबल खड़ी हो सकी, तो वो रो पड़ी, क्योंकि सालों में पहली बार उनकी दुनिया थम गई थी, रुक गई थी, और उन्हें सुकून मिला था। धीरे धीरे रेगुलर यूज के साथ शेरिल का ब्रेन यह सीखने लगा कि टंग से आने वाले सिग्नल्स को बैलेंस इंफॉर्मेशन की तरह प्रोसेस कैसे करना है। और यह था न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक जीवंत, सांस लेता हुआ प्रमाण। सबसे हैरान होने वाली बात यह थी कि कुछ समय बाद शेरिल ने डिवाइस उतार लेने के बाद भी कुछ देर तक बैलेंस फील करना शुरू कर दिया, जिसे साइंटिस्ट्स ने रेजिजुअल इफेक्ट कहा, यानी ब्रेन ने उस पैटर्न को याद कर लिया था। शेरिल की कहानी सिर्फ उनकी पर्सनल विक्ट्री नहीं थी, यह पूरी दुनिया को यह बताने का जरिया बनी कि ब्रेन की रिकवरी की कोई फिक्स्ड लिमिट नहीं होती, और कि ह्यूमन बॉडी में हीलिंग की जो शक्ति है वो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा गहरी है। अब मैं आपको ब्रेन के एक बेहद फैसिनेटिंग एस्पेक्ट के बारे में बताता हूं, ब्रेन मैप्स के बारे में, जो इस पूरी न्यूरोप्लास्टिसिटी की कहानी को समझने के लिए बेहद जरूरी है। आपके ब्रेन में हर बॉडी पार्ट का एक मैप होता है, जैसे एक देश का नक्शा होता है, जहां हर रीजन एक अलग इलाके को रिप्रेजेंट करता है। सेंसरी कॉर्टेक्स में एक मैप होता है जो आपके हर बॉडी पार्ट से आने वाली सेंसेशंस को प्रोसेस करता है। हैंड्स के लिए एक बड़ा एरिया, पीठ के लिए एक छोटा एरिया, और यह साइज इस बात पर डिपेंड करती है कि वो बॉडी पार्ट कितना ज्यादा यूज होता है। मोटर कॉर्टेक्स में एक दूसरा मैप होता है जो आपकी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। और एक पियानिस्ट के ब्रेन में फिंगर टिप्स का मैप एक आम इंसान के ब्रेन से कहीं ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि वो अपनी फिंगर्स को इतना ज्यादा यूज करते हैं। ये मैप्स डायनामिक हैं, स्टैटिक नहीं, यानी ये यूज और एक्सपीरियंस के साथ कंटिन्यूअसली बदलते रहते हैं। और यही न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक फंडामेंटल मैकेनिज्म है। जब कोई गिटारिस्ट सालों तक अपनी लेफ्ट हैंड की फिंगर्स से स्ट्रिंग्स को बार बार प्रेस करता है, तो उसके ब्रेन का वो हिस्सा जो उन फिंगर्स को कंट्रोल करता है, लिटरली बड़ा हो जाता है। और यही बात साइंटिस्ट्स ने MRI स्कैन से प्रूव की है। इसके उलट, अगर कोई बॉडी पार्ट यूज में नहीं आता, जैसे
पैरालिसिस की सिचुएशन में, तो उसका ब्रेन मैप सिकुड़ने लगता है और पड़ोसी मैप उसकी टेरिटोरी लेने लगते हैं। यह यूज इट और लूज इट प्रिंसिपल सिर्फ मसल्स पर नहीं बल्कि ब्रेन पर भी इक्वली अप्लाई होता है, और यह बात बहुत जरूरी है कि हम इसे समझें। एक और एक्साइटिंग डिस्कवरी यह थी कि अगर एक सेंस खो जाए, जैसे साइट, तो उसका ब्रेन मैप खाली नहीं रहता। ब्रेन उस स्पेस को दूसरे सेंसेस के लिए यूज करने लगता है, जिससे ब्लाइंड लोगों की हियरिंग और टच एक्स्ट्रॉर्डिनरीली पावरफुल हो जाती है। यह ब्रेन की जीनियस बात है। यह वेस्ट नहीं करता, यह अपने रिसोर्सेज को हमेशा ऑप्टिमाइज करता रहता है, और यह हमें सिखाता है कि हर लिमिटेशन में कहीं ना कहीं एक हिडन पॉसिबिलिटी छुपी हुई है। डॉक्टर माइकल मर्जेनिक। यह नाम न्यूरोप्लास्टिसिटी की दुनिया में उसी तरह है जैसे फिजिक्स में आइंस्टीन का नाम है, एक पायनियर, एक विजनरी, जिन्होंने वो देखा जो बाकी सब देख नहीं पाए। मर्जेनिच ने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए जो एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग थे। उन्होंने मंकीज के ब्रेन में प्रोब्स लगाकर यह देखा कि जब वो अपनी फिंगर्स से कोई स्पेसिफिक टेक्सचर फील करते हैं तो ब्रेन का कौन सा हिस्सा एक्टिवेट होता है। जब उन्होंने मंकीज को एक पर्टिकुलर टास्क, एक रोटेटिंग ड्रम को फील करना, बार बार प्रैक्टिस करवाई, तो उन्होंने पाया कि जो ब्रेन एरिया उस फिंगर के लिए जिम्मेदार था, वो एरिया लिटरली बड़ा हो गया था। जैसे ब्रेन ने कहा हो, यह काम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ज्यादा स्पेस चाहिए। फिर उन्होंने और आगे जाकर यह देखा कि क्या होता है जब दो एडजेसेंट फिंगर्स को सर्जिकली ज्वाइन कर दिया जाए, तो ब्रेन में उन दोनों फिंगर्स के सेपरेट मैप्स मर्ज हो गए, क्योंकि अब वो दोनों हमेशा एक साथ मूव करते थे। यह एक्सपेरिमेंट यह साबित करती है कि ब्रेन का ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। ब्रेन वही बनता है जो उसे बनाया जाए, जो उसे एक्सपीरियंस कराया जाए। मर्जेनिच ने बाद में यह रिसर्च ह्यूमन लर्निंग पर अप्लाई की और पाया कि बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटीज जैसे डिसलेक्सिया का एक कारण यह है कि उनका ऑडिटोरी प्रोसेसिंग ब्रेन मैप पुअरली ऑर्गेनाइज्ड होता है, और स्पेसिफिकली डिजाइन्ड ट्रेनिंग से इन मैप्स को रीशेप किया जा सकता है। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेवलप किया, फास्ट फॉरवर्ड, जो स्पेसिफिकली इस पर्पस के लिए डिजाइन किया गया था कि चिल्ड्रन के ब्रेन को रिट्रेनिंग दी जाए और उनकी रीडिंग और लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव की जाए। रिजल्ट स्टनिंग थे। कई बच्चों ने वीक्स में वो प्रोग्रेस की जो नॉर्मली ईयर्स में होती, और यह सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि उनके ब्रेन को सही तरह की टारगेटेड स्टिमुलेशन दी गई। मर्जेनिच का सबसे पावरफुल मैसेज यह था, द ब्रेन वी डेवलप इज द ब्रेन वी यूज। यानी आपका ब्रेन उतना ही डेवलप होता है जितना आप उसे यूज करते हैं, चैलेंज करते हैं और नई चीजें सिखाते हैं। इसलिए अपने ब्रेन को कभी आइडल मत रहने दीजिए। अब एक ऐसी कहानी सुनिए जो मेडिकल हिस्ट्री की सबसे मिस्टीरियस और फैसिनेटिंग मिस्टीरीज में से एक है, फैंटम लिम्ब का फेनोमेनन, जिसे वीएस रामचंद्रन ने समझकर न्यूरोप्लास्टिसिटी की एक और ब्रिलियंट डिमेंशन रिवील की। जो लोग किसी एक्सीडेंट या सर्जरी में अपना हाथ या पांव खो देते हैं, उनमें से कई को ऐसा लगता है कि वो अंग अभी भी वहां है, और कभी कभी उस फैंटम लिम्ब में असहनीय दर्द होता है, ऐसा दर्द जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करने वाली जगह में होता है। सालों तक डॉक्टर्स इस दर्द को साइकोलॉजिकल बताते रहे, यह मानते रहे कि यह सिर्फ पेशेंट की इमेजिनेशन है। लेकिन रामाचंद्रन ने साबित किया कि यह दर्द बिल्कुल रियल है, और इसकी वजह है ब्रेन का मैप। जब कोई हाथ कट जाता है तो उस हाथ का ब्रेन मैप खाली नहीं रहता, पड़ोसी एरियाज उस टेरिटरी पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन पुरानी सर्किट्स अभी भी फायर करती रहती हैं, जिससे फैंटम सेंसेशंस और दर्द पैदा होता है। रामचंद्रन ने एक जीनियस सॉल्यूशन निकाला, मिरर बॉक्स थेरेपी, जिसमें एक मिरर की मदद से पेशेंट को यह इल्यूजन दिया जाता था कि उनका कटा हुआ हाथ वापस है और मूव कर रहा है। जब पेशेंट अपने एग्जिस्टिंग हैंड को मूव करते और मिरर में उसे फैंटम लिम्ब की पोजीशन पर देखते, तो उनका ब्रेन यह बिलीव कर लेता कि फैंटम लिम्ब मूव हो रहा है, और इससे उसमें जो क्रैम्प्ड फ्रोजन फीलिंग होती थी वो रिलीज हो जाती थी और दर्द कम होता था। यह थेरेपी इतनी सिंपल थी, $1-2 का मिरर,
लेकिन इसने वो किया जो एक्सपेंसिव ड्रग्स और सर्जरीज नहीं कर पाई थी, क्योंकि यह डायरेक्टली ब्रेन के मैप को एड्रेस कर रही थी। रामाचंद्रन की इस खोज ने यह प्रूव किया कि पेन एक ब्रेन फिनोमिनॉन है, न सिर्फ बॉडी फिनोमिनॉन। और इसलिए ब्रेन को चेंज करके पेन को चेंज किया जा सकता है। यह रियलाइजेशन आज भी पेन ट्रीटमेंट की दुनिया में रेवोल्यूशन ला रही है, और यह हमें सिखाती है कि हमारी रियलिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो है जो हमारा ब्रेन क्रिएट करता है, और अगर हम ब्रेन को चेंज करें तो हमारी रियलिटी भी चेंज हो जाती है। इस किताब का एक बेहद थॉट प्रोवोकिंग चैप्टर है जो बात करता है सेक्स, लव और ब्रेन के बीच के कनेक्शन के बारे में, और यह हिस्सा पढ़कर आप अपनी कई आदतों और इच्छाओं को बिल्कुल नई नजर से देखने लगेंगे। नॉर्मन डॉयड्स बताते हैं कि जो भी चीज हमें प्लेजर देती है, चाहे वो फूड हो, इंटीमेसी हो या अचीवमेंट हो, उसके पीछे ब्रेन का डोपामाइन रिवॉर्ड सिस्टम होता है जो न्यूरोप्लास्टिक होता है, यानी एक्सपीरियंस के साथ बदलता है। इंटरनेट पोर्नोग्राफी का एग्जाम्पल देकर डॉयज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेक करते हैं। जब कोई व्यक्ति इंक्रीजिंगली एक्सट्रीम कंटेंट की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है तो यह उसकी वीक कैरेक्टर की निशानी नहीं है, बल्कि यह न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक डार्क साइड है। ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम ग्रेजुअली डिसेंसिटाइज्ड हो जाता है और ज्यादा इंटेंस स्टिमुलेशन मांगने लगता है। यह उसी तरह है जैसे ड्रग एडिक्शन में होता है। पहली बार एक छोटी डोज काम करती है, फिर ब्रेन उसे नॉर्मल मान लेता है और ज्यादा डोज चाहता है, क्योंकि ब्रेन ने उस लेवल पर खुद को एडजस्ट कर लिया है। लेकिन यहां न्यूरोप्लास्टिसिटी की गुड न्यूज भी है। जिस तरह ब्रेन एक बुरी डायरेक्शन में जा सकता है, उसी तरह उसे वापस भी लाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कॉन्शियस एफर्ट, टाइम और पेशेंस की जरूरत होती है। डॉयज यह भी बताते हैं कि रोमांटिक लव वो गहरी भावना जो दो लोगों को एक दूसरे से बांधती है। ब्रेन में ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन रिलीज करती है, जो लिटरली पेयर बॉन्डिंग के सर्किट्स बनाती है। जब आप किसी के प्यार में पड़ते हैं तो आपका ब्रेन फिजिकली चेंज होता है। वो कनेक्शंस जो उस इंसान को आपकी मेमोरी, आपकी फीलिंग्स, आपकी आइडेंटिटी से जोड़ते हैं, वो स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं। यही वजह है कि जब कोई लव्ड वन बिछड़ जाता है, चाहे डेथ से, चाहे ब्रेकअप से, तो दर्द इतना असली होता है, इतना फिजिकल होता है, क्योंकि वो कनेक्शंस अभी भी ब्रेन में हैं और उन्हें हील होने में टाइम लगता है। यह जानकारी हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारी फीलिंग्स और डिजायर्स सिंपली केमिकल रिएक्शंस नहीं हैं। ये रियल, लास्टिंग, फिजिकल चेंजेस हैं जो हमारे ब्रेन में होती हैं, और इसलिए हमें अपने एक्सपीरियंसेस को और अपनी चॉइसेस को बहुत सोच समझकर चूज करना चाहिए। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, यह प्रिंसिपल जो डोनाल्ड हेब ने 1949 में प्रपोज किया था, वो न्यूरोप्लास्टिसिटी की पूरी थ्योरी की फाउंडेशन है, और इसे समझना हमारी जिंदगी को लिटरली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जब आप कोई नई स्किल सीखते हैं, जैसे साइकिल चलाना, तो पहली बार आपका ब्रेन बहुत कंफ्यूज्ड होता है। कई डिफरेंट न्यूरॉन्स एक साथ फायर होते हैं, लेकिन अनकोऑर्डिनेटेड तरीके से, और आप बार बार गिरते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, वो न्यूरॉन्स जो एक साथ फायर होते हैं, जैसे बैलेंस फील करना, पेडल पुश करना और स्टीयरिंग कंट्रोल करना, वो एक दूसरे के साथ वायर हो जाते हैं, यानी उनके बीच का सिनेप्टिक कनेक्शन मजबूत हो जाता है। यही वजह है कि साइकिल चलाना वंस लर्न्ड नेवर फॉरगॉटन होता है, क्योंकि वो वायरिंग इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि बरसों बाद भी ब्रेन वो पैटर्न इंस्टेंटली रिकॉल कर लेता है। यही प्रिंसिपल हर स्किल पर लागू होता है। म्यूजिक, लैंग्वेज, स्पोर्ट्स, राइटिंग, कोडिंग, जो भी आप बार बार करते हैं, वो ब्रेन में डीपर और डीपर इम्प्रिंट होता जाता है। लेकिन यही प्रिंसिपल डार्क साइड पर भी काम करता है। नेगेटिव थॉट्स जो आप बार बार सोचते हैं, फियर जो आप रिपीटेडली फील करते हैं, वो भी स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर होती जाती है, क्योंकि वो न्यूरॉन्स भी वायर हो जाते हैं। इसीलिए एंजाइटी डिसऑर्डर्स और फोबियाज इतने पावरफुल होते हैं। ब्रेन ने लिटरली उस फियर रिस्पॉन्स को प्रैक्टिस करके स्ट्रॉन्ग बना लिया होता है।
लेकिन इसी प्रिंसिपल से यह भी निकलता है कि अगर हम डिलिबरेटली पॉजिटिव थॉट्स, ग्रैटिट्यूड, कंपैशन और ऑप्टिमिज्म को प्रैक्टिस करें तो वो पैटर्न्स भी ब्रेन में डीप हो जाते हैं और इवेंचुअली ऑटोमेटिक हो जाते हैं। हेब्स रूल हमें यह फ्रीडम देता है और यह रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। फ्रीडम इसलिए कि हम अपना ब्रेन चेंज कर सकते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए कि हम जो बार बार सोचते और करते हैं उसका चुनाव हमारे हाथ में है। यह अंडरस्टैंडिंग एक नई जिम्मेदारी की तरह है, एक जागरूकता कि हर मोमेंट में हम अपने ब्रेन को शेप कर रहे हैं और इसलिए हर मोमेंट मीनिंगफुल है। बारबरा एरोस्मिथ यंग की कहानी शायद इस पूरी किताब की सबसे इंस्पायरिंग कहानी है। एक ऐसी लड़की जिसे डॉक्टर्स ने मेंटली रिटार्डेड कहा था और जिसने खुद अपना ब्रेन रीवायर करके एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेटर बनी। बारबरा बचपन से ऐसी थी जो घड़ी नहीं पढ़ सकती थी, सिंबल्स का मीनिंग नहीं समझ पाती थी। अगर टीचर बोर्ड पर कुछ लिखती तो बारबरा उसे कॉपी तो कर लेती लेकिन समझ नहीं पाती। अगर कोई कहता टर्न लेफ्ट तो वो हमेशा कंफ्यूज हो जाती। यह एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी थी जो ब्रेन के एक पर्टिकुलर एरिया, लेफ्ट पैराइटल लोब की वीकनेस से जुड़ी थी, जो सिंबल्स और रिलेशनशिप्स को प्रोसेस करता है। बारबरा ने लूरिया के ब्रेन रिसर्च को पढ़ा और एक रेवोल्यूशनरी आइडिया पर काम करना शुरू किया। अगर ब्रेन को टारगेटेड रिपीटेड एक्सरसाइजेस दिए जाए तो क्या वो वीक एरिया स्ट्रेंथन हो सकता है? उन्होंने खुद पर एक्सपेरिमेंट किया। घड़ी की हैंड्स पढ़ने की एक्सरसाइज को उन्होंने हजारों बार किया, स्टार्टिंग से सिंपल क्लॉक्स से और ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्स वंस तक जाकर। महीनों की इंटेंस प्रैक्टिस के बाद कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुआ। एक दिन बारबरा को ऐसा लगा जैसे उनका ब्रेन क्लिक हो गया हो, जैसे एक फॉगी ग्लास अचानक साफ हो गया हो और उनकी कॉम्प्रिहेंशन ड्रामेटिकली इंप्रूव हो गई। वो न सिर्फ घड़ी पढ़ सकती थी बल्कि लैंग्वेज, मैथ और स्पेशल रीजनिंग सब कुछ बेहतर हो गया क्योंकि वो अंडरलाइंग प्रोसेसिंग मैकेनिज्म फिक्स हो गई थी। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें इंस्पायर किया एक स्कूल बनाने के लिए, एरोस्मिथ स्कूल इन टोरंटो, जहां लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले बच्चों को स्पेसिफिकली उनके ब्रेन के वीक एरियाज को टारगेट करने वाले एक्सरसाइजेस दिए जाते हैं। इस स्कूल के रिजल्ट्स रिमार्केबल हैं। बच्चे जिन्हें इम्पॉसिबल केसेस कहा गया था वो मेन स्ट्रीम स्कूल्स में रिटर्न होकर बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बारबरा की कहानी यह सिखाती है कि कोई भी ब्रेन ब्रोकन नहीं होता, बस उसे सही तरह की प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और यह लेसन सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है जिन्हें लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, बल्कि हम सभी के लिए है। स्ट्रोक, ये वर्ड सुनते ही दिल में एक डर उठता है क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्ट्रोक कितनी डेवास्टेटिंग हो सकती है। अचानक स्पीच चली जाती है, बॉडी का एक हिस्सा पैरालाइज हो जाता है और जो इंसान कल तक परफेक्टली नॉर्मल था वो आज अपने आप कुछ नहीं कर पाता। ट्रेडिशनल मेडिसिन कहती थी स्ट्रोक के बाद जो रिकवरी होनी है वो पहले 6 महीनों में होगी, उसके बाद कुछ नहीं होगा, जो गया गया। लेकिन डॉक्टर एडवर्ड टायब ने इस बिलीफ को एक एक्सपेरिमेंट से तोड़ा जिसका नाम था कंस्ट्रेंट इंड्यूस्ड मूवमेंट थेरेपी, CI थेरेपी। टायब ने पाया कि स्ट्रोक पेशेंट्स अपना पैरालाइज्ड हाथ यूज करना बंद कर देते हैं क्योंकि वो पेनफुल और डिफिकल्ट होता है, और जितना वो उसे इग्नोर करते हैं उतना ब्रेन का उस हाथ का मैप श्रिंक होता जाता है। उनका सॉल्यूशन था हेल्थी हाथ को एक मिट में बाइंड करके बेकार कर दो और पेशेंट को फोर्स किया जाए कि वो पैरालाइज्ड हाथ से ही सब कुछ करे। यह ब्रूटल लग सकता था लेकिन रिजल्ट्स मिरेक्युलस थे। पेशेंट्स जो ईयर्स से अपने पैरालाइज्ड हाथ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे वीक्स में सिग्निफिकेंट रिकवरी दिखाने लगे। डॉक्टर टायब ने एक पेशेंट का जिक्र किया जिन्होंने स्ट्रोक के 26 साल बाद यह थेरेपी ली और उनके ब्रेन स्कैन्स में मीनिंगफुल चेंजेस आए, जो साबित करता है कि ब्रेन की प्लास्टिसिटी की कोई एज लिमिट नहीं है। यह डिस्कवरी मेडिकल कम्युनिटी के लिए एक अर्थक्वेक की तरह थी। इसने रिहैबिलिटेशन की पूरी फिलॉसफी को बदल दिया और होप को उन मिलियंस लोगों तक पहुंचाया जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी। CI थेरेपी का कोर प्रिंसिपल यही था जो न्यूरोप्लास्टिसिटी का कोर प्रिंसिपल है, यूज इट और लूज इट एंड यूज इट टू रीगेन इट। जो यूज होता है वो ब्रेन में जगह पाता है, जो इग्नोर किया जाता है वो मैप से मिटता जाता है।
आज ये थेरेपी दुनिया भर के रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में यूज हो रही है और वो पेशेंट्स जिन्हें परमानेंटली डिसेबल्ड कह दिया गया था, वो लोग अपनी लाइव्स वापस पा रहे हैं। और यह पॉसिबल हुआ इसलिए कि कुछ साइंटिस्ट्स ने पुरानी इम्पॉसिबल की दीवार को तोड़ने की हिम्मत रखी। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्रेन लिटरली एक लूप में फंस जाता है, जहां एक थॉट बार बार आती है और वो थॉट इतनी डिस्ट्रेसिंग होती है कि इंसान उसे शांत करने के लिए कंपल्सिव बिहेवियर्स करता है, जैसे बार बार हाथ धोना, दरवाजा बंद चेक करना या चीजों को स्पेसिफिक तरीके से अरेंज करना। डॉक्टर जेफरी श्वार्ट्ज एक साइकाइट्रिस्ट थे जो ओसीडी के पेशेंट्स के साथ काम कर रहे थे और उन्होंने एक प्रोफाउंड ऑब्जर्वेशन किया कि ओसीडी पेशेंट्स को एक्चुअली ब्रेन में एक मलन फंक्शनिंग सर्किट की प्रॉब्लम है। एक ऐसा सर्किट जो नॉर्मली हमें डेंजर सिग्नल्स भेजता है, लेकिन ओसीडी में वो सर्किट स्टक हो जाता है और फॉल्स अलार्म बजाता रहता है। श्वार्ट्ज ने न्यूरोप्लास्टिसिटी की अंडरस्टैंडिंग को यूज करके एक ट्रीटमेंट डेवलप किया जिसे उन्होंने 4 स्टेप्स कहा, और यह थेरेपी पेशेंट्स को यह सिखाती थी कि जब ओसीडी थॉट आए तो उसे एक ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से देखें। यह मेरा ब्रेन है जो फॉल्स अलार्म बजा रहा है, यह रियल डेंजर नहीं है। पहले स्टेप में पेशेंट थॉट को रिलेबल करता है, यह ओसीडी है, यह मैं नहीं हूं। दूसरे स्टेप में रीएट्रीब्यूट, यह मेरे ब्रेन की केमिस्ट्री है, मेरी वीकनेस नहीं। तीसरे स्टेप में रिफोकस, अटेंशन को किसी पॉजिटिव एक्टिविटी पर शिफ्ट करना। और चौथे स्टेप में रिवैल्यू, धीरे धीरे उस थॉट की पावर को कम होते देखना। ब्रेन स्कैन्स से श्वार्ट्ज ने प्रूव किया कि जो पेशेंट्स इस थेरेपी को फॉलो करते थे उनके ब्रेन में लिटरली वही चेंजेस आते थे जो मेडिकेशन से आते थे, यानी अपने थॉट्स को कॉन्शियसली रीडायरेक्टिंग करके बिना ड्रग्स के ब्रेन की फिजिकल स्ट्रक्चर बदली जा सकती है। यह डिस्कवरी फिलॉसफी और साइंस के इंटरसेक्शन पर एक मॉन्यूमेंटल फाइंडिंग थी। यह साबित करती है कि हमारे पास एक ऑब्जर्विंग सेल्फ होता है जो हमारे ब्रेन से अलग एग्जिस्ट करता है, और यह सेल्फ हमारे ब्रेन को चेंज कर सकता है। श्वार्ट्ज का काम हमें यह पावरफुल मैसेज देता है कि आप अपने ब्रेन की फायरिंग पैटर्न्स के स्लेव नहीं हैं। आपके पास एजेंसी है, चॉइस है, और कॉन्शियस एफर्ट से आप उन पैटर्न्स को रीशेप कर सकते हैं। दर्द, पेन, यह वो एक्सपीरियंस है जिससे कोई नहीं बचना चाहता, लेकिन नॉर्मन डॉयड्स की किताब पेन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताती है जो आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग को बदल देंगी। क्रॉनिक पेन, लंबे समय से चला आ रहा दर्द, एक बहुत बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम है, और सबसे स्केरी बात यह है कि मेनी क्रॉनिक पेन पेशेंट्स में ओरिजिनली जो इंजरी था वो हील हो चुकी होती है, लेकिन दर्द नहीं जाता। इसकी वजह है न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक डार्क वर्जन। ब्रेन ने पेन को इतना रिपीटेडली एक्सपीरियंस किया है कि उसने पेन के सर्किट्स को स्ट्रांगली वायर कर लिया है, और अब ब्रेन खुद ही पेन सिग्नल्स जनरेट कर रहा है, चाहे कोई फिजिकल इंजरी हो या ना हो। यह एक ट्रेजिक आयरनी है। ब्रेन जो चेंज करने की इतनी अमेजिंग एबिलिटी रखता है, वही एबिलिटी क्रॉनिक पेन को परपेचुएट करने में काम आ रही है। लेकिन डोइज बताते हैं कि यही अंडरस्टैंडिंग नए ट्रीटमेंट्स की तरफ भी पॉइंट करती है। अगर ब्रेन ने पेन को लर्न किया है तो ब्रेन पेन को अनलर्न भी कर सकता है। मोशे फेल्देनक्राइस का काम इसी डायरेक्शन में था। उन्होंने मूवमेंट बेस्ड थेरेपी डेवलप की जो ब्रेन को न्यू मूवमेंट पैटर्न सिखाती है, जिससे जो पुराने पेन ट्रिगरिंग पैटर्न्स थे वो ग्रेजुअली रिप्लेस हो जाते हैं। माइकल मोस्कोविट्ज नाम के एक डॉक्टर ने, जो खुद क्रॉनिक पेन से सफर करते थे, एक रेडिकल एक्सपेरिमेंट किया। जब भी उन्हें पेन होता, वो अपने विजुअल कॉर्टेक्स को फोर्स करते थे कि वो पेन रिलेटेड इमेजेस के बजाय न्यूट्रल इमेजेस पर फोकस करें। इस डेलिब्रेट मेंटल एफर्ट के जरिए उन्होंने धीरे धीरे अपने पेन को ड्रामेटिकली रिड्यूस किया, और यह यूजिंग द विजुअल कॉर्टेक्स टू कंपीट विद पेन सर्किट्स की स्ट्रेटेजी थी। यह थेरेपी का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, लेकिन रिक्वायर करता है इंटेंस फोकस और परसिस्टेंस, क्योंकि ब्रेन को रीट्रेनिंग देना एक लॉन्ग प्रोसेस है, क्विक फिक्स नहीं। लेकिन जो लोग इसे फॉलो करते हैं उनके रिजल्ट्स रिमार्केबल होते हैं।
और ये प्रूव्स करता है कि माइंड रियली डज हैव द पावर टू हील द बॉडी, प्रोवाइडेड वी अंडरस्टैंड हाउ टू यूज इट। यहाँ एक फैसिनेटिंग और थोड़ा अनसेटलिंग आइडिया है जो डोइज की किताब में है कि हमारी कल्चर, हमारा सोसाइटी, हमारे एनवायरनमेंट, ये सब हमारे ब्रेन को शेप करते हैं और इस शेपिंग का हम में से ज्यादातर लोगों को कोई अवेयरनेस नहीं होती। जब आप एक सर्टेन कल्चर में पैदा होते हैं, एक सर्टेन लैंग्वेज सुनते हैं, सर्टेन वैल्यूज और बिलीव्स के साथ बड़े होते हैं, तो यह सब लिटरली आपके ब्रेन की वायरिंग को शेप करता है। एक चाइनीज स्पीकर और एक इंग्लिश स्पीकर के ब्रेन में लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिफरेंटली हैपन होती है। यह प्रूव किया गया है क्योंकि चाइनीज एक टोनल लैंग्वेज है और इंग्लिश नहीं, तो अलग अलग ब्रेन एरियाज डेवलप और स्ट्रेंथन होते हैं। जो बच्चे म्यूजिक एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं उनके ब्रेन्स डिफरेंटली वायर्ड होते हैं। जो बच्चे स्पोर्ट्स में इंटेंसिव ट्रेनिंग करते हैं उनके ब्रेन्स डिफरेंटली शेप्ड होते हैं। कल्चर लिटरली क्रिएट्स ब्रेन्स, नॉट जस्ट माइंड्स। यह थॉट करने पर मजबूर करता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स हमारे ब्रेन्स को कैसे शेप कर रही है और यह शेपिंग हमेशा पॉजिटिव है या नहीं। डोइज पॉइंट करते हैं कि टेक्नोलॉजी जो रैपिड कांस्टेंट स्टिमुलेशन प्रोवाइड करती है वो ब्रेन को क्विक हिट्स की आदत डाल रही है और डीप फोकस्ड थिंकिंग की कैपेसिटी कम होती जा रही है क्योंकि वो सर्किट्स कम यूज हो रहे हैं। ये एक वार्निंग है न टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट, बल्कि इस बारे में कॉन्शियस होने के लिए कि हम टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करते हैं और वो हमारे ब्रेन को कैसे शेप कर रही है। इसी तरह जो सोसाइटीज में वायलेंस, स्ट्रेस और ट्रॉमा नॉर्मलाइज्ड हो जाता है, वहां के लोगों के ब्रेन्स डिफरेंटली डेवलप होते हैं। हाइटेंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स, हाइपर विजिलेंस और डिफिकल्टी विद ट्रस्ट, यह हमें एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाता है कि जो कल्चर हम क्रिएट करते हैं, जो एनवायरनमेंट हम बनाते हैं, वो सिर्फ हमारे बच्चों के माइंड्स को नहीं बल्कि उनके ब्रेन्स को फिजिकली शेप करता है। इसलिए एक लविंग, स्टिम्युलेटिंग, सेफ और एनरिचिंग एनवायरनमेंट बनाना सिर्फ एक इमोशनल गुड डीड नहीं है, यह लिटरली ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। एक सवाल जो हम में से बहुत से लोगों के मन में होता है, क्या उम्र बढ़ने के साथ ब्रेन की प्लास्टिसिटी खत्म हो जाती है? क्या एक 60 साल का इंसान भी अपने ब्रेन को उसी तरह चेंज कर सकता है जैसे एक 20 साल का? यह वो सवाल था जो नॉर्मन डॉयड्स ने रिसर्चर्स के साथ मिलकर एक्सप्लोर किया और जवाब उम्मीद से भी ज्यादा होपफुल निकला। यह सच है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ब्रेन की प्लास्टिसिटी कुछ हद तक कम होती जाती है। इसीलिए बच्चे नई लैंग्वेजेस बहुत तेजी से सीखते हैं और एडल्ट्स को ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। लेकिन कम होना का मतलब खत्म होना नहीं है, और यही वो क्रूशियल डिस्टिंक्शन है जो डोइज मेक करते हैं। रिसर्च शो करती है कि जो एल्डरली लोग मेंटली एक्टिव रहते हैं, नई चीजें सीखते हैं, सोशली एंगेज्ड रहते हैं, रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, उनमें डिमेंशिया का रिस्क बहुत कम होता है। स्टैनली करांस्की, जो कि एक 70 साल के रिटायर्ड डॉक्टर थे, उन्होंने मेर्जेनिच के ब्रेन ट्रेनिंग प्रोग्राम को फॉलो किया और उनकी मेमोरी और कॉग्निटिव प्रोसेसिंग स्पीड में रिमार्केबल इंप्रूवमेंट आई। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह साबित करता है कि सीनियर मोमेंट्स जैसी कॉग्निटिव डिक्लाइन नेसेसरीली इनेविटेबल नहीं है, यह ऑफ्टन यूज इट और लूज इट का रिजल्ट होती है। जो लोग रिटायर होने के बाद मेंटली स्टिम्युलेटिंग एक्टिविटीज बंद कर देते हैं, वो एसेंशियली अपने ब्रेन को बता रहे हैं कि अब उन सर्किट्स की जरूरत नहीं, और ब्रेन रिसोर्सेज वेस्टेड नहीं करता, वो उन सर्किट्स को ग्रेजुअल डिसमेंटल करने लगता है। इसके उलट जो लोग लाइफ लॉन्ग लर्नर की माइंडसेट रखते हैं, नई लैंग्वेज, नई इंस्ट्रूमेंट, न्यू हॉबी, नया स्किल, वो एक्चुअली अपने ब्रेन को यंग रखते हैं क्योंकि नॉवेल्टी और चैलेंज ब्रेन के लिए सबसे पावरफुल स्टिमुलेंट्स है। यह मैसेज है हम सभी के लिए, कोई भी टू ओल्ड टू लर्न नहीं होता, और हर नया सीखा गया स्किल न सिर्फ एक कैपेबिलिटी ऐड करता है बल्कि आपके ब्रेन को लिटरली हेल्थियर और मोर रेजिलिएंट बनाता है। यहां एक ऐसी डिस्कवरी है जो फिलॉसफी और साइंस के बीच की लाइन को ब्लर कर देती है।
यह आइडिया कि इमेजिनेशन और मेंटल प्रैक्टिस भी ब्रेन को उसी तरह चेंज कर सकती है जैसे फिजिकल प्रैक्टिस करती है। एक स्टडी में पियानो स्टूडेंट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। पहले ग्रुप ने फिजिकली पियानो प्रैक्टिस किया, दूसरे ग्रुप ने सिर्फ मेंटली इमेजिन किया कि वो पियानो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और तीसरे ग्रुप ने कुछ नहीं किया। रिजल्ट्स स्टनिंग थे। मेंटली प्रैक्टिसिंग ग्रुप के ब्रेन मैप्स में ऑलमोस्ट उतनी ही चेंजेस आई जितनी फिजिकली प्रैक्टिसिंग ग्रुप में आई, जबकि कंट्रोल ग्रुप में कोई चेंज नहीं आई। यह इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन मूवमेंट को इमेजिन करते टाइम वही न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट होती है जो एक्चुअल मूवमेंट के टाइम एक्टिवेट होती है। ब्रेन ड्रीम्स और रियलिटी में उतना शार्पली डिस्टिंग्विश नहीं करता जितना हम सोचते हैं। यही वजह है कि विजुअलाइजेशन जो एथलीट्स, म्यूजिशियंस और परफॉर्मर्स यूज करते हैं एक्चुअली साइंटिफिकली वैलिड है और काम करती है। ये सिर्फ मोटिवेशनल टॉक नहीं है। ओलंपिक एथलीट्स जो अपनी परफॉर्मेंस को रिपीटेडली मेंटली रिहर्स करते हैं, वो लिटरली अपने ब्रेन में उस परफॉर्मेंस के सर्किट्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। लेकिन यह कॉइन का दूसरा साइड भी है। जो नेगेटिव सिनेरियोज हम रिपीटेडली इमेजिन करते हैं, फेलियर्स, रिजेक्शंस, डिजास्टर्स, वो भी ब्रेन में उतनी ही इफेक्टिवली वायर हो जाती है और एंजाइटी, फियर और लो सेल्फ कॉन्फिडेंस के सर्किट्स स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसीलिए डॉयज कहते हैं कि वरी, चिंता, एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ नेगेटिव विजुअलाइजेशन है जो ब्रेन को स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए ट्रेन कर रही है। और इसीलिए पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस और मेंटल रिहर्सल ऑफ सक्सेस, ये सब सूडो साइंस नहीं है, बल्कि न्यूरोसाइंस बैक्ड प्रैक्टिसेस हैं जो लिटरली आपके ब्रेन को शेप करती है। यह अंडरस्टैंडिंग हमें एक पावरफुल टूल देती है, अपने थॉट्स को इंटेंशनली चूज करने का टूल। क्योंकि जो आप बार बार सोचते हैं, चाहे वो रियल हो या इमेजिन किया हुआ, वो आपके ब्रेन में अपनी जगह बना लेता है। लेकिन नॉर्मन डॉयड्स इतने ऑनेस्ट और थरो राइटर हैं कि वो न्यूरोप्लास्टिसिटी के डार्क साइड को भी एक्सप्लोर करते हैं। क्योंकि एक ब्रेन जो चेंज होने में इतना केपेबल है, वो बैड डायरेक्शन में भी उतनी ही इफेक्टिवली चेंज हो सकता है। एडिक्शन, चाहे ड्रग्स की हो, अल्कोहल की हो या किसी बिहेवियर की, यह न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक ट्रेजिक एग्जाम्पल है। जब कोई पहली बार कोकेन लेता है तो ब्रेन में डोपामीन का एक मैसिव फ्लड होता है। प्लेजर इतना इंटेंस होता है कि ब्रेन उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट मार्क कर देता है। लेकिन हर अगली बार ब्रेन उस सेम लेवल ऑफ प्लेजर के लिए बेसलाइन एडजस्ट कर लेता है। तो ज्यादा डोपामाइन चाहिए उसी लेवल ऑफ प्लेजर के लिए। और इस तरह एडिक्शन की स्पाइरल शुरू होती है जो ब्रेन को लिटरली रीशेप कर देती है। ट्रॉमा भी ब्रेन को इसी तरह चेंज करता है। पीटीएसडी में ब्रेन लिटरली एक सर्वाइवल मोड में स्टक हो जाता है, जहां थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम क्रॉनिकली ओवर एक्टिवेटेड रहता है और नॉर्मल लाइफ की एक्टिविटीज में भी डेंजर फील होता है। फियर कंडीशनिंग, जिसमें एक न्यूट्रल स्टिमुलस को रिपीटेडली डेंजर के साथ एसोसिएट किया जाता है, ब्रेन में इतनी स्ट्रांगली वायर हो जाती है कि उसे इरेज करना बेहद डिफिकल्ट हो जाता है। यह सोचकर ही डर लगता है कि हम जो कुछ बार बार एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारे ब्रेन में फिजिकली इम्प्रिंट हो रहा है। इसलिए हम किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, कौन सी मीडिया कंज्यूम करते हैं, कौन से थॉट्स को एंटरटेन करते हैं, इन सब का हमारे ब्रेन पर लास्टिंग फिजिकल इफेक्ट होता है। लेकिन इवन हियर डोइज रिमाइंड करते हैं कि इवन दीज नेगेटिव चेंजेस में रिकवरी पॉसिबल है। यह हार्डर है, स्लोअर है, लेकिन पॉसिबल है। क्योंकि ब्रेन तब तक प्लास्टिक रहता है जब तक हम जीते हैं। डार्क साइड की अवेयरनेस हमें केयरलेस नहीं बल्कि मोर कॉन्शियस बनाती है कि हम किन एक्सपीरियंसेस को अपने ब्रेन में इनवाइट कर रहे हैं। डुइज एक बेहद इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं, ब्रेन मैप्स के बीच कंपटीशन की, जहां स्ट्रॉन्गर मैप्स वीकर मैप्स की टेरिटोरी लेने की कोशिश करते हैं। यह कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब कोई पर्सन एक आई पैच लगाता है और एक आंख बंद कर लेता है, तो बंद आंख का ब्रेन मैप, जिसे अब इनपुट नहीं मिल रहा, स्लोली दूसरी आंख के मैप से डोमिनेटेड होने लगता है। यही होता है एम्ब्लायोपिया में, जिसे लेजी आई कहते हैं।
जहां एक आंख दूसरी से वीकर होती है और उसका ब्रेन मैप अच्छे से डेवलप नहीं होता। ट्रीटमेंट का तरीका है, स्ट्रॉन्ग आई को पैच करो और वीक आई को फोर्स करो। मोर टू वर्क, एग्जैक्टली जैसे टॉब ने स्ट्रोक पेशेंट्स के लिए किया था। यह कंपटीशन सिर्फ विजुअल सिस्टम में नहीं बल्कि पूरे ब्रेन में होती है। बॉडी के जो पार्ट्स ज्यादा यूज होते हैं उनके मैप्स एक्सपैंड होते हैं और नेबर्स के टेरिटोरी में घुस जाते हैं। एक म्यूजिशियन जो वायलिन बजाता है, उसके लेफ्ट हैंड फिंगर्स के ब्रेन मैप्स इतने एक्सपैंड हो जाते हैं कि वो नेबरिंग एरियाज को एंक्रोच करने लगते हैं और यही समटाइम्स लीड्स टू म्यूजिशियंस डिस्टोनिया, एक कंडीशन जहां फिंगर्स स्पॉन्टेनियसली कर्ल हो जाती है। यह थ्योरी हमें यह भी समझाती है कि रिहैबिलिटेशन में पैसिव रेस्ट हेल्पफुल नहीं बल्कि एक्टिव एंगेजमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेस्टिंग ब्रेन मैप को कॉम्पिटिटर्स से प्रोटेक्ट नहीं करती बल्कि उसे और वल्नरेबल बना देती है। यह एक इवोल्यूशनरी इनसाइट है। ब्रेन इज एन ऑर्गन ऑफ एडेप्टेशन और यह कॉन्स्टेंटली ऑप्टिमाइजिंग इटसेल्फ फॉर सर्वाइवल बेस्ड ऑन व्हाट इज एक्चुअली बीइंग यूज्ड। इसीलिए आइडल होना मेंटली या फिजिकली लिटरली ब्रेन के लिए डैमेजिंग है, क्योंकि आइडल एरियाज लूज देयर टेरिटोरी। यह कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ ब्रेन मैप्स हमें यह सिखाती है कि जो स्किल्स और एबिलिटीज हम वैल्यू करते हैं उन्हें हमें एक्टिवली मेंटेन और स्ट्रेंथन करना होगा, नहीं तो ब्रेन उन रिसोर्सेज को रीअलोकेट कर देगा। पॉल बाच-येरिटा, इस साइंटिस्ट का नाम इस किताब में एक हीरो की तरह आता है। एक ऐसा साइंटिस्ट जिसने सेंसरी सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया और प्रूव किया कि ब्रेन किसी भी सेंस को किसी भी दूसरे सेंस चैनल से रिसीव कर सकता है। उनके पिता पेड्रो को एक सीवियर स्ट्रोक आई थी जिससे उनका आधा बॉडी पैरालाइज्ड हो गया था और डॉक्टर्स ने कह दिया था कि वो कभी ठीक नहीं होंगे। लेकिन पॉल और उनके भाई जॉर्ज ने एक इंटेंसिव रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम डिजाइन किया जिसमें पेड्रो को मार्बल क्रॉलिंग करवाई, जिसमें उन्हें फोर्स्ड किया गया कि वो अपना पैरालाइज्ड हैंड यूज करें, जिसमें बेसिक मूवमेंट्स को थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस करवाई गई। धीरे धीरे मंथ्स में पेड्रो ने रिमार्केबल रिकवरी दिखाई। वो टीच करने लगे, वो ट्रैवल करने लगे और अंततः वो 68 साल की उम्र में माउंटेन क्लाइंबिंग भी कर सके। ये सब उस स्ट्रोक के ईयर्स बाद। पेड्रो जब इवेंचुअली नेचुरल कॉजेस से गुजरे और उनका ब्रेन एग्जामिन किया गया तो डॉक्टर्स शॉक्ड थे, पाया कि उनके ब्रेन में जो डैमेज था वो इतना एक्सटेंसिव था कि थियोरेटिकली उन्हें उस लेवल पर फंक्शन करना इम्पॉसिबल होना चाहिए था। यह इसका सबूत था कि ब्रेन ने ऑल्टरनेट पाथवेज क्रिएट कर लिए थे। डैमेज्ड एरियाज के फंक्शंस को दूसरे एरियाज ने टेक ओवर कर लिया था और यह हुआ था विगरस टारगेटेड रिहेबिलिटेशन से। पॉल ने इसे अपनी रिसर्च का इंस्पिरेशन माना और सेंसरी सब्स्टिट्यूशन पर काम किया। यह आइडिया कि एक सेंस की इंफॉर्मेशन को दूसरे सेंस चैनल से ब्रेन तक पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने एक डिवाइस बनाई जो ब्लाइंड लोगों को उनकी टंग पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जरिए विजुअल इंफॉर्मेशन भेजती थी और ब्रेन ने उस इंफॉर्मेशन को विजुअल कॉर्टेक्स में प्रोसेस किया जैसे एक्चुअल साइट हो। यह डिस्कवरी कि ब्रेन को यह मैटर नहीं करता कि इंफॉर्मेशन किस चैनल से आ रही है, इस आइडिया की फंडामेंटल रेवोल्यूशन थी जो यह बताती है कि ब्रेन की पोटेंशियल हमारी फिजिकल लिमिटेशन से बंधी नहीं है बल्कि यह उससे कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल और पावरफुल है। दोस्तों, हम इस सफर के अंत पर आ गए हैं, लेकिन असल में यह एक अंत नहीं है, यह एक शुरुआत है। आपकी अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखने की शुरुआत। द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ सिर्फ एक साइंस बुक नहीं है, यह उम्मीद की एक किताब है। यह कहती है कि चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, आपका ब्रेन और इसलिए आपकी जिंदगी चेंज हो सकती है। जो लोग अपनी लिमिटेशंस को फाइनल मान चुके हैं, जो लोग सोचते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता, उनके लिए यह किताब एक जेंटल लेकिन पावरफुल वेकअप कॉल है। हर वो इंसान जिसने इस किताब में अपनी स्टोरी शेयर की, शेरिल, बाबरा, पेड्रो, श्वार्ट्ज के ओसीडी पेशेंट्स, टॉब के स्ट्रोक पेशेंट्स, उन सभी ने एक कॉमन लेसन दिया। इंटेंशन, एफर्ट एंड परसिस्टेंस कैन लिटरली रीशेप द ब्रेन। लेकिन साथ ही यह किताब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी याद दिलाती है कि हमारा ब्रेन हर पल हमारे एक्सपीरियंसेस
थॉट्स और चॉइसेस से शेप हो रहा है। तो हम क्या चूज करते हैं यह बहुत मैटर करता है। जिस तरह एक बागबान अपने बगीचे की देखभाल करता है, वीड्स हटाता है, अच्छे पौधों को पानी देता है, उसी तरह हमें अपने ब्रेन की देखभाल करनी है, नेगेटिव पैटर्न्स को चैलेंज करना है और पॉजिटिव ग्रोथ ओरिएंटेड एक्सपीरियंसेस को डिलिबरेटली चूज करना है। यह जर्नी कभी इजी नहीं होती। ब्रेन को चेंज करना हार्ड वर्क है, यह स्लो है, यह अनकंफर्टेबल है, लेकिन जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो किसी भी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं, क्योंकि आप लिटरली एक बेहतर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बन जाते हैं। हर रात जब आप सोते हैं तो आपका ब्रेन उस दिन के एक्सपीरियंसेस को कंसोलिडेट करता है। न्यूरॉन्स जो टुगेदर फायर हुए वायर होते हैं और जो पाथवेज यूज नहीं हुए वो वीकर होते हैं। इसीलिए हर दिन इंपॉर्टेंट है, हर चॉइस मैटर करती है। आज से जब भी आप कोई नई स्किल सीखें, कोई पॉजिटिव हैबिट बनाएं, किसी चैलेंज को फेस करें, याद रखिए कि आप सिर्फ अपना बिहेवियर नहीं बदल रहे, आप लिटरली अपना ब्रेन बदल रहे हैं। और यही सबसे पावरफुल और इंस्पायरिंग साइंटिफिक ट्रूथ है जो इस किताब ने दुनिया को दी है। जाइए, सीखिए, ग्रो कीजिए, क्योंकि आपका ब्रेन आपकी पूरी जिंदगी की तरह अभी भी चेंज हो सकता है।